हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्चना। आज की हमारी कहानी है केसर की जादुई खेती की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में दीनानाथ जी अपने परिवार के साथ में बहुत खुशी से रहते थे। दीनानाथ जी का लड़का विदेश पढ़ने के लिए गया था और उनकी बेटी ने गांव के ही एक विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। एक दिन दीनानाथ जी बालकनी में बैठकर यूं ही सोच रहे थे, अब तो हमारी बेटी भी बड़ी हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर ही देने चाहिए। लेकिन शादी में तो बहुत पैसा खर्च होगा। मुझे लगता है मुझे एक सरसों के तेल की मिल खोल लेनी चाहिए और काम तो अच्छा चलेगा ही, क्योंकि गांव में कोई और सरसों के तेल की मिल नहीं है। मैं आज ही बैंक से लोन लेके आता हूँ और बाकी जो पैसे लगेंगे वो घनश्याम भाई से ले लूंगा। घनश्याम गांव का एक सेठ था जो गांव के लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। दीनानाथ जी बैंक से 60 लाख का लोन ले लेते हैं और घनश्याम भाई के पास जाते हैं। वह सेठ उनसे कहता है, बताओ दीनानाथ जी, कैसे आना हुआ हमारे यहाँ। तो घनश्याम जी उन्हें बताते हैं, भाई मैं एक सरसों के तेल की मिल खोलना चाहता हूँ। मैं आज ही बैंक से लोन लेके आया हूँ, कुछ पैसे और रह रहे हैं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। जैसे ही मेरा काम चलना शुरू हो जाएगा मैं आपको आपके पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। सेठ ये बात सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि सेठ को ये बात मालूम थी कि दीनानाथ जी की गांव में बहुत इज्जत है और अगर दीनानाथ जी सेठ से उधार ले लेते हैं तो उनको हमेशा सेठ से दबकर रहना होगा। सेठ कहता है, ठीक है दीनानाथ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, भला मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आप तो हमारे अपने हैं। लेकिन मैं एक दुविधा में हूँ। मैं सोच रहा हूँ, अगर आपकी मील ना चली तो आप मुझे पैसे कैसे लौटाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप पैसे लौटा पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो आप अपनी मील की जमीन मेरे नाम कर दीजिएगा। दीनानाथ जी सेठ की बात सुनकर बहुत अचंभित थे। लेकिन दीनानाथ जी अपने मन में सोचते हैं, जैसा ये सेठ कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मेरी मील बिल्कुल चलेगी, क्योंकि गांव में कोई और मील भी नहीं है। वह सेठ की शर्त मान लेते हैं और 10 लाख रुपए लेके आ जाते हैं। अब दीनानाथ जी बहुत मेहनत करते हैं और एक बहुत अच्छी और बड़ी सी मील बनाकर तैयार कर लेते हैं और अब वहां काम भी चलने लगा था। जैसा कि दीनानाथ जी ने सोचा था कि उनकी मील बिल्कुल चलेगी, वैसा ही हुआ। दीनानाथ जी की मील पूरे गांव भर में चलती थी। उनको अपनी मील से बहुत मुनाफा हुआ। अब दीनानाथ जी 5 महीने बाद सेठ के पास आते हैं और सेठ से कहते हैं, सेठ जी, मैं आपके पैसे लौटाने आया था, माफ करना, लेकिन अभी पूरा पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया। लेकिन अभी 5 लाख रुपए मैं लेके आया हूँ, जितना अभी तक मैंने अपनी मील से कमाया है। तो सेठ कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने इतना पैसा इतने थोड़े दिन में कमा लिया, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी, हमारे पैसे बाद में लौटा देते। तो दीनानाथ जी कहते हैं, नहीं नहीं सेठ जी, अगर आपके पैसे मैं बाद में लौटाता तो आप मेरी मील की जमीन पर कब्जा कर लेते। इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। सेठ जी कहते हैं, मैंने सुना है तुमने अपनी बेटी का रिश्ता नदी पार रहने वाले एक डॉक्टर के बेटे से किया है। तो दीनानाथ जी कहते हैं, बिल्कुल सही सुना है आपने, शादी का मुहूर्त अगले 6 महीने बाद का निकला है, आपको आना जरूर है। सेठ जी कहते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगे। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद दीनानाथ जी तो अपने घर आ जाते हैं। लेकिन सेठ अपने मन में सोचता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो दीनानाथ जी तो हमारे पैसे वापस कर देंगे और फिर ना ही मैं इनसे ज्यादा ब्याज ले पाऊंगा और जो मैंने इनकी जमीन के बारे में सोचा था वो भी नहीं हो पाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। सेठ अपने बेटे को बुलाता है और सारी बात बताता है। सेठ का बेटा उसे बताता है, पिताजी, चलिए अब आज रात को दीनानाथ जी की फैक्ट्री में आग लगा देते हैं, फिर देखते हैं कैसे ये हमारे पैसे लौटाते हैं। सेठ और सेठ का बेटा आधी रात को जाते हैं और दीनानाथ जी की फैक्ट्री में आग लगा देते हैं
और जब फैक्ट्री पूरी तरह से जलने लगती है, फिर हल्ला मचाना स्टार्ट करते हैं। अरे ये देखो, आग लग गई। आग लगने की बात सुनकर पूरे गांव भर में हल्ला मच जाता है और सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। दीनानाथ जी जब अपनी फैक्ट्री को जलता देखते हैं, वह चीख उठते हैं और फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सभी गांव वाले उन्हें संभाल लेते हैं और यहाँ सेठ कहता है, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है तो कोई क्या कर सकता है। हिम्मत से काम लो, भगवान अच्छा ही करेगा। दीनानाथ जी अपनी फैक्ट्री के जलने के बाद में बहुत उदास रहने लगे, क्योंकि उनके सर पर अब इतना कर्ज था कि वह उस कर्ज को सिर्फ खेती कर कर नहीं चुका सकते थे। और जब दीनानाथ जी के बेटे सूरज को इस बात का पता चलता है, वे अगली ही ट्रेन पकड़कर अपने गांव वापस आ जाता है और अपने घर के पास आते आते उसे बहुत तेज तेज की रोने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वह रास्ते में ही अपना बैग छोड़कर घर की तरफ भागता है, तो उसे पता चलता है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह देखता है कि उसके पिताजी सफेद कफन ओढ़कर जमीन पर लेटे हैं और सामने उनकी तस्वीर लगी है और उनके आसपास उसकी माँ, बहन, गांव वाले, सेठ सब रो रहे हैं। यह सब देखकर सूरज बहुत जोर जोर के रोने लगता है। उसकी माँ और बहन उसे शांत कराने में लग जाती है। सेठ सूरज को कहता है, देखो बेटा, अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है और अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे, तुम्हारी माँ और बहन को कौन संभालेगा। तुम्हारे पिताजी एक बहुत अच्छे इंसान थे और हमें उम्मीद है तुम भी उन्हीं की तरह अपने घर और इस गांव को संभालोगे। दीनानाथ जी के अंतिम संस्कार के बाद सूरज की बहन सूरज को सारी बातें बताती है। कहती है, पिताजी का सपना था कि वह एक सरसों के तेल की मिल चलाएं। इसीलिए उन्होंने बैंक और सेठ से पैसे उधार लिए थे और एक बहुत अच्छी मील स्टार्ट करी थी। लेकिन अचानक उस मील में आग लग जाती है और पूरी मील तहस नहस हो जाती है। मील के जलने के बाद पिताजी ने खाना खाना तक छोड़ दिया था। वह पूरे पूरे दिन चिंता में बैठे रहते थे और न किसी से बातें करते थे। एक दिन रात में मेरी यूं ही आंख खुलती है तो मैं देखती हूँ पिताजी अपने बिस्तर पर नहीं है। मैं माँ को उठाती हूँ। मैं और माँ मील की तरफ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं पिताजी मील के एक पंखे से लटके हुए हैं। हमारे पिताजी ऐसे तो नहीं थे कि वह आत्महत्या कर सकें। फिर पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। सूरज को भी ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी कि मील में अचानक आग कैसे लग सकती है और उनके पिताजी जैसा सुलझा हुआ इंसान आत्महत्या कैसे कर सकता है। सूरज के पिता की 13वीं के बाद सेठ सूरज के घर आता है और सूरज से कहता है, बेटा देखो, जो भी हुआ हमें भी उस बात का बहुत दुख है, लेकिन हमें भी अपना काम धंधा देखना है। मेरा बेटा भी एक सरसों के तेल की मिल खोलना चाहता है, जिसके लिए हमें पैसे की सख्त जरूरत है। तुम्हारे पिता ने हमसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे, उसमें से 5 लाख रुपए अभी भी बकाया है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द तुम वह 5 लाख रुपए मुझे वापस लौटा दो। तो सूरज कहता है, ठीक है सेठ जी, आप मुझे बस कुछ समय की मोहलत दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सेठ के जाने के बाद दो व्यक्ति सूरज के घर आते हैं और कहते हैं, क्या ये दीनानाथ जी का घर है। तो सूरज कहता है, जी हाँ, ये दीनानाथ जी का घर है और मैं उनका बेटा सूरज हूँ। वे व्यक्ति कहते हैं, हम बैंक से आए हैं, आपके पिताजी ने बैंक से लोन लिया था, अगले महीने तक वह लोन के पैसे बैंक लौटा देना, वरना आपकी मील की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो सूरज कहता है, पिताजी ने कितने पैसे लिए थे बैंक से। व्यक्ति कहते हैं, 60 लाख रुपए। इतने पैसे सुनकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। सूरज कहता है, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम इतने कम समय में कैसे हो सकता है, मुझे समय की और मोहलत चाहिए। वह व्यक्ति बिना सूरज की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं। अब सूरज भी बहुत चिंता में हो गया था। वह सोच रहा था कि इतना सारा पैसा वे इतने कम समय में कैसे लाएगा। एक दिन सुबह सुबह ही नदी के पार वाले डॉक्टर सूरज के घर आते हैं और सूरज से कहते हैं, मैंने तुम्हारे पिता के बारे में सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। तुम्हारे पिता ने हमारे बेटे के साथ तुम्हारी बहन का रिश्ता किया था। उस समय मुझे लगा था तुम्हारे पिता ने एक फैक्ट्री खोली है जिससे पैसा इकट्ठा कर कर वह दहेज के पैसे इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अब सुनने में आया है तुम्हारे ऊपर तो अब बहुत कर्ज है।
और अब यह रिश्ता नहीं हो सकता। आप अपनी बहन के लिए रिश्ता अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देखिए। सूरज अपने हाथ जोड़कर बोलता है, डॉक्टर अंकल, अच्छा हुआ कि आपने अपनी असलियत खुद ही दिखा दी। मैं अपनी बहन का रिश्ता करना चाहता हूँ, सौदा नहीं। और अपने लिए रिश्तेदार चाहता हूँ, सौदागर नहीं। आप यहाँ से जाइए और कोई दूसरा सौदागर देखिए। दरवाजे के पीछे खड़ी सूरज की बहन सारी बातें सुन रही थी। वह अपने भाई से कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया भाई, हमें भी ऐसे खानदान में रिश्ता नहीं करना जो खाली पैसे के भूखे हो। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे ये बुरे दिन भी चले जाएंगे। सूरज अपनी बहन को गले से लगा लेता है। एक दिन सूरज अपनी छत पर यूं ही खड़ा था और कर्ज के पैसों के बारे में सोच रहा था। वह देखता है कि आसमान से एक बहुत बड़ा आग का गोला उसके खेत की तरफ आ रहा है। वह उस आग के गोले को देखकर डर जाता है और देखते ही देखते वह आग का गोला उसके खेत में गिर जाता है। रात में उस खेत में जाने की सूरज की हिम्मत नहीं बनी। सूरज ने सोचा, सुबह होकर मैं उस खेत में जाऊंगा और देखूंगा कि वह आग का गोला था क्या। सुबह होते ही सूरज अपने खेत में जाता है और देखता है केसर की फसल उसके खेत में लहरा रही है। उस हरी भरी फसल को देखकर सूरज हैरान रह जाता है। सोचता है, रातों रात ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सारी बातों को अपने दिमाग से हटाकर सूरज अपने खेत से केसर तोड़कर बाजार की तरफ चला जाता है और बाजार में उसे 1 किलो केसर के पैसे 1 लाख रुपए मिलते हैं। सूरज उन पैसों को देखकर बहुत खुश था। सूरज जब अपने खेत में दोबारा आता है, वह देखता है केसर की फसल दोबारा लहरा रही है। उसे सारी बातें समझते बिल्कुल देर न लगी। वह समझ जाता है कि यह जादुई फसल है और हो ना हो ये हमारे पिताजी कर रहे हैं। सबसे पहले सूरज अपने खेत की बाउंड्री करवा देता है। कुछ ही दिनों में 5 लाख रुपए लेके वह सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है, लीजिए सेठ जी, आपके पैसों का इंतजाम हो चुका है। ये है आपके 5 लाख रुपए और ये 50,000 रुपए ब्याज। सेठ इतने पैसे देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है, इसके पास इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आया। वह सूरज से पूछता है, ये पैसे तो ठीक हैं, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे पास इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आया। तो सूरज कहता है, आपके आशीर्वाद और दुआओं की वजह से इतना पैसा मैंने इतने कम समय में कमा लिया। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। सूरज इतना कहकर वहां से चला जाता है। यहाँ सेठ अपने बेटे से कहता है, इस पर नजर रखो, ये इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे कमा सकता है। सेठ का बेटा भी सूरज के पीछे पीछे चला जाता है। सूरज अपने खेत से रोज केसर उठाता और बाजार चला जाता और देखते ही देखते सूरज की फसल बढ़ती ही जा रही थी और सूरज बाजार का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। धीरे धीरे वह बैंक के पैसे भी लौटा देता है। अब सूरज सोचता है कि उनके पिताजी का सपना सरसों की मील, सरसों के तेल की मील उसे दोबारा शुरू करनी चाहिए। सूरज अपनी मील में काम शुरू करवा देता है और यह सब देखकर सेठ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अपने बेटे से कहता है, अरे मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है। दिन भर घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है बस। और वहाँ दीनानाथ के बेटे को देखा है, इतने कम समय में उसने हमारा कर्जा, बैंक का कर्जा, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की मील भी शुरू करवा दी। और एक तू है, खाली खाता रहता है बैठकर। सेठ का बेटा कहता है, पिताजी, मैं खाता नहीं रहता हूँ बैठकर। मैं इतने दिनों से सूरज के अमीर बनने का राज ढूंढ रहा था और आज वह राज मेरे सामने आ ही चुका है। मुझे बाजार से पता चला है कि सूरज केसर की खेती करता है। तो सेठ कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो आज रात को हम सूरज के खेत में जाएंगे और सारी केसर ले आएंगे। फिर देखते हैं सूरज सुबह क्या बेचने जाएगा। सेठ और सेठ का बेटा सूरज के खेत की बाउंड्री पार कर कर खेत में आ जाते हैं। बाउंड्री पार करते समय सेठ के पैर में चोट लग जाती है और वह अपने बेटे को आवाज लगाता है, अरे मूर्ख, कहाँ है तू। केसर उखाड़ने में लगा है और यहाँ मेरे पैर में चोट लग गई है। सेठ का बेटा कहता है, आप भी ना पिताजी, यहाँ केसर है ही नहीं। सेठ कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तूने ही तो बताया था कि केसर की खेती कर रहा है सूरज। कहाँ है केसर के खेत। सेठ और सेठ के बेटे को बाउंड्री के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, खाली खेत मिलता है। वह दोनों वहां से चले आते हैं। कुछ दिन बाद नदी पार वाले डॉक्टर सूरज के पास आते हैं। वह सूरज से कहते हैं, सूरज बेटा, मैंने सुना है तुम्हारा काम आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। तुमने अपने पिताजी का सारा कर्जा निपटा दिया। तो सूरज कहता है, हाँ सही सुना है आपने। आपके आशीर्वाद की वजह से यह सब मुमकिन हो पाया है।
डॉक्टर को अपनी बात पर शर्मिंदगी महसूस होती है। डॉक्टर सूरज से कहता है, मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बहन के लिए लेके आया हूँ। लेकिन सूरज कहता है, माफ करना डॉक्टर साहब, हमने अपनी बहन का रिश्ता गांव के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे से तय किया है। पिछली बार मैंने आपको कहा था, हमें रिश्ते चाहिए, सौदागर नहीं। हमें अपनी बहन के लिए रिश्ता करना है, सौदागर, सौदा नहीं। क्या आपको अपने बेटे के लिए कोई सौदागर नहीं मिला? तो मैं ही आपको बता देता हूँ, हमारे गांव में एक सेठ जी हैं। वह आपके बेटे का सौदा काफी अच्छे से कर सकते हैं। आप उनके पास जा सकते हैं। डॉक्टर वहां से शर्मिंदा होकर चला जाता है। सूरज अपने परिवार में अब बहुत खुश था। उसके ऊपर कोई भी चिंता नहीं थी अब। वह अपनी बहन की शादी काफी धूमधाम से करता है और अपने परिवार में बहुत खुश रहता है। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरीके की कहानियां सुनना पसंद है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरीके की कहानी देखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।